तो देखो, अब हम न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं, न्यू चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर। तो इसके नोट्स आप लोगों को मैंने दे दिए, ठीक 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 है। तो ये चैप्टर में स्टार्टिंग में कुछ गिवन लिखे हैं, बाकी गिवन तो ठीक है। तो उसमें जो मास दिए है वो एएमयू में दिए है और MeV² यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट V अपॉन C² उसमें भी दिए है। तो ये चीज थोड़ा समझना, फिर से बता रहा हूं, वापस देखो। जब हम लोग 1 AMU यानी 1 U मास, 1 एटॉमिक मास यूनिट जब पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देंगे तो एनर्जी लिबरेट होती कितनी? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये समझाया है ना। फिर अपन 1U की जगह ऐसा यूनिट क्यों लिख रहे हैं मास का, वो समझ लेना। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C², इट इज आल्सो द यूनिट ऑफ मास। ये भी मास का यूनिट है, ठीक है। तो ये अपन ने थ्योरी में ले चुके हैं पहले, पर फिर भी एक बार शॉर्ट में जस्ट बता देता। 1 AMU, तो इसको ऐसे कैसे लिख रहे हैं अपन कन्वर्ट करके मास में, वो फिर से एक बार देख लो। और उसमें एक गिवन थोड़ा सा रॉन्ग है, तो वो भी उसमें देख लेना। देखते अपन वही लेके सॉल्व करना जो उन्होंने दिया है, या अपन दूसरा लेंगे तो उसको देखेंगे। तो जब आप 1 AMU मास या 1 U मास पूरी तरह डिस्ट्रॉय करेंगे तो एनर्जी जो लिबरेट होगी वो लिबरेट होगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये नोट्स में भी है और मैंने पढ़ाते समय भी वीडियो में भी बताया है, जब अलग अलग यूनिट्स बताए थे मेजरमेंट ऑफ मास के, किलोग्राम है, AMU है, तो देख लेना उसमें। नाउ E की जगह लिखेंगे mc², सो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो m वही रखेंगे, सो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय C²। तो देखो आ गया ना वो यूनिट मास के साथ, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C²। तो देखो उसमें एक लिखा हुआ है 1U is equals to 939.565 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C²। तो ये 1U कन्वर्ट करेंगे अपन मास, 1U की ले लिया ना, तो यहाँ 1U लिख सकते हैं। तो एक्चुअल में ये वैल्यू होनी चाहिए थी वहां पे 931.5, पर उन्होंने ये वैल्यू दिया है 939.565, जो कि रॉन्ग है। एक्चुअल में टेक्स्ट बुक में भी यही दिया है, पर उन्होंने यहाँ लेते समय ये लिया है, तो बस उतना चेंज करो। अब देखो 1U का ये भी यूनिट है MeV यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C²। तो देखो उसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिया है 0.0005U, या उसको कन्वर्ट करके भी दिया है, देखो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C²। तो याद रखना ये भी मास का यूनिट है। सिर्फ वो एक गिवन गलत है कि 1U का ये होना चाहिए था, पर उन्होंने उसको ये लिया हुआ है। तो वो अपन देखेंगे जब न्यूमेरिकल में आएगा, तो चेंज करना कि नहीं करना वो अपन देखेंगे। पर एक्चुअल वैल्यू ये है, फिर के लिए याद रखना, जब 1 AMU मास पूरी तरह डिस्ट्रॉय करेंगे तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लिबरेट होगी। और 1U को इस यूनिट पे लिखना है तो ऐसे लिखेंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C² मास का यूनिट है। ये भी है, तो एक ये यूनिट है, एक ये यूनिट है, एक kg भी लिख सकते हैं, तो वो भी। तो सारे इसमें दिए हैं और U में भी दिए हैं। देखो सुंदर हो जाए तो पहले हम आगे फिर से देखते हैं आगे। तो देखो आगे सिर्फ वही एक गिवन में थोड़ी सी गड़बड़ है। तो याद रखो 1 AMU मास जब पूरी तरह डिस्ट्रॉय करेंगे तो एनर्जी लिबरेट होती इतनी, ठीक है। अब एनर्जी की जगह लिखा है ये, C² को इधर डिवाइड कर दो, यानी फिर से बचेगा मास। तो 1U मास 931.5 इस यूनिट में कन्वर्शन आ गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C²। तो याद रखना ये भी मास का यूनिट है, 1U मास का यूनिट है, kg भी मास का यूनिट है। ये वैल्यू में गड़बड़ है थोड़ी गिवन में, बाकी तो अपन गिवन वही यूज करेंगे। कांस्टेंट के वैल्यूज याद रखने हैं, एप्सिलॉन 0 हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट h हो गया, तो वो अपन देखेंगे। तो पहले फिर द प्लैंक शुरू कर रहे हैं, फॉर्मूले एक बार ध्यान से सारे देख लेना। नोट्स दिए ही हैं, वीडियो भी है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट fill in the blank, choose the correct option। फर्स्ट वाला देखते हैं, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विल द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट बोला है, तो n इज इक्वल्स टू 1, ये फिक्स हो गया। इलेक्ट्रॉन भी स्मॉलेस्ट पूछा है, रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला लिखते पहले, r इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर और साथ में z, या पहले z। ये रेडियस का इक्वेशन हम लोग डिराइव कर चुके हैं। देख लो एक बार, तो n की वैल्यू 1 डाल देंगे, तो ये तो हट गया। h प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, e कांस्टेंट, बचा z। तो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। z सबसे ज्यादा किसका है, रेडियस उसकी सबसे कम रहेगी फर्स्ट ऑर्बिट की, ठीक है। तो अब देखो उसमें ऑप्शन पढ़ो, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन, तो H11। सेकेंड ऑप्शन है सिंगली आयोनाइज्ड, आयोनाइजेशन को कोई मतलब नहीं है, He24, ठीक है, आयोनाइज हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज दे सकते हैं सिंगली आयोनाइज्ड। डबल ही होता तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले होते तो 2 पॉजिटिव चार्ज, अभी एक ही देंगे, उसका चार्ज का कोई मतलब नहीं है। ड्यूटेरियम H12 एंड ट्रिटियम है D12 H13, ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप। अब Z सबसे ज्यादा किसमें है, देखो B वाले में, तो उसमें ही रेडियस सबसे कम रहेगी, इसका ऑप्शन आएगा B, सिंगली आयोनाइज्ड। बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। देखो फॉर्मूला एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर और ये z, ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो n तो 1 डाल दिया जो चेंज हो सकता था फर्स्ट ऑर्बिट में, बोला है एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट, h कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, बचा z। z के साथ r का कौन सा वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, तो z इसका सबसे ज्यादा है, तो रेडियस उसकी सबसे कम है। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में, बस एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए वहां से, और इन सब में एक एक ही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एक ही प्रोटॉन है, देखो सब में। तो z इसमें ज्यादा है तो रेडियस कम, तो रेडियस मिनिमम रहेगी, z की वैल्यू मैक्सिमम, तो z मैक्सिमम इसके लिए है, तो रेडियस मिनिमम, मिनिमम पूछा है रेडियस। हाँ, और अगर मैक्सिमम पूछा होता तो फिर 3 है, तो उसमें फिर अपन ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब में z की वैल्यू सेम है, और मिनिमम पूछा है तो ये, ठीक है। सो r मिनिमम पूछा है, तो z क्या लिखे अपन ने, मैक्सिमम, और z मैक्सिमम बी वाला ऑप्शन में। तो करो बेटा इसको, ये नोट डाउन कर लेना, मिटा रहे ऑप्शन बी याद रखो, फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक का। अब सेकंड ब्लैंक देखते हैं। सेकंड, द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी स्मॉलर देन एट्थ ऑर्बिट बाय द फैक्टर। तो रेडियस का इक्वेशन अभी जो लिखा था, एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z e स्क्वायर। सो बाकी सब सेम है, सिर्फ ये बदला है रेडियस ऑर्बिट, ठीक है। नाउ r4 अपॉन r8 इज इक्वल्स टू, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं स्क्वायर, तो ये 4 है तो ऊपर आएगा 4, ये 8 है तो ये 8, यानी 1/2 और उसका स्क्वायर 1/4। सो वी कैन से r4 r8 डिवाइडेड बाय 4, यानी r8 से ये रेडियस कितनी कम होगी, बाय फैक्टर 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो वहां देखो ऑप्शन आएगा B1, बी ऑप्शन करेक्ट है 4। उन्होंने पूछा है द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी स्मॉलर देन इट्स एट ऑर्बिट बाय फैक्टर 4, ठीक है। देखो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ये फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस, ये
ऑर्बिट रेडियस, तो यहाँ नंबर आएगा 4, n की वैल्यू, ये ऑर्बिट नंबर है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो यहाँ 8 1/4, तो ये हो गया अपना सेकेंड वन। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन है, फर्स्ट वाले में भी वही बी ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला। अब ध्यान दो, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम व्हिच ट्रांजिशन विल हैव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अच्छा, जो बता रहा हूँ समझना से, ये डायग्राम अपन बना चुके हैं पर एक बार जस्ट बना के बता रहा हूँ वापस से। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में आ रहा हूँ या सेकंड थर्ड से फर्स्ट में या फोर्थ से फर्स्ट में एंड सो ऑन। तो इसको हमने बोला था लाइमैन सीरीज। ठीक है, इसके बाद सेकंड में आ रहे होंगे कहीं से भी बाहर से, तो इट इज कॉल्ड बाल्मर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, लाइमैन सीरीज, बाल्मर सीरीज, फिर पास्चेन सीरीज, फिर ब्रैकेट सीरीज, फिर पीफर्ड सीरीज। ठीक है, जो बोला वो समझना। अब अगर सिर्फ मैं एक लाइमैन सीरीज कंसीडर करूं, सिर्फ लाइमैन सीरीज, तो फर्स्ट लाइन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और इसकी जो लास्ट लाइन है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सिर्फ लाइमैन सीरीज के लिए। बट अगर मैं सभी सीरीज को कंसीडर करूं तो जैसे जैसे हायर सीरीज में जाएंगे, इन लाइंस की वेवलेंथ कम है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा, फिर ब्रैकेट की उससे ज्यादा, सॉरी पास्चेन की उससे ज्यादा, ब्रैकेट की फिर और उससे ज्यादा, और पीफर्ड की सबसे ज्यादा। 5 सीरीज है तो पीफर्ड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ। हाँ, अगर सिर्फ मैं लाइमैन सीरीज की बात करूं तो फर्स्ट लाइन की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रहेगी और लास्ट लाइन की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रहेगी। यानी क्वेश्चन में अगर लाइमैन सीरीज आया, सिर्फ लाइमैन वर्ड यूज किया है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रहेगा n is equals to 1, m is equals to 2, यानी सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। बट अपने को सभी सीरीज को अगर कंपेयर करना है तो लाइमैन सीरीज से ज्यादा बाल्मर सीरीज की वेवलेंथ, बाल्मर सीरीज से ज्यादा पास्चेन सीरीज की वेवलेंथ रहेगी, पास्चेन से ज्यादा ब्रैकेट की और ब्रैकेट से ज्यादा पीफर्ड सीरीज की। तो अपन ने ये बोला था यूवी रेडिएशन है, ये विजिबल रेडिएशन है, उसके बाद इंफ्रारेड रेडिएशन थे, यानी वेवलेंथ ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पे ये वाला ट्रांजिशन में सबसे ज्यादा वेवलेंथ मिलेगी हमारे को, जो सबसे लास्ट वाला है। ठीक है, यानी n is equals to 8 to n is equals to 7। ठीक है, तो अपना पीफर्ड में n is equals to, जैसे यहाँ 1 है, n is equals to, यहाँ 2 है, 1 3 4 5, तो पीफर्ड में 5 है, ये उसके आगे की सीरीज है। तो जितना हायर सीरीज में जाएंगे उतनी ज्यादा वेवलेंथ, तो इसलिए हमने ये यू चूज किया है 8 to 7। बाकी सब उससे कम है, देखो 7 to 6, 5 to 4, 2 to 1। अब 2 to 1 है तो लाइमैन सीरीज हो गई, यानी सबसे कम वेवलेंथ रहेगी ये सीरीज में। फिर कौन से दिया है, 7 to 6 या 8, 7 to 6 भी नहीं है अपने को सीरीज ही नहीं है आगे के, पर पहली वाली याद रखो। तो याद रखो, अगर सिर्फ लाइमैन सीरीज पूछा तो फर्स्ट लाइन हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, बट अगर सभी सीरीज को कंपेयर करना है तो जो सबसे लास्ट वाला लाइन है ये, उसमें जो ऑप्शन है उसमें 8 to 7 दैट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो उसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सभी सीरीज अगर कंपेयर करेंगे तो की बात होगी। अगर सिर्फ लाइमैन सीरीज है तो फर्स्ट लाइन हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लास्ट लाइन हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। बट अगर सीरीज कंपेयर कर रहे हैं तो ठीक है ना, इससे ज्यादा इसकी, फिर थर्ड वाले में आएगा उसकी सबसे ज्यादा, फिर 7 में जो आएगा उसकी सबसे ज्यादा, 8 में जो आएगा उसकी सबसे ज्यादा, वैसे सॉन्ग। तो ये याद रखना। आउटर ऑर्बिट 8 से इनर ऑर्बिट 7 में आ रहा, तो जितना हायर में जाएंगे, फर्स्ट में आया तो लाइमैन सीरीज, 2 में आया तो बाल्मर सीरीज, 3 में आ रहा तो पास्चेन सीरीज, 4 में आ रहा तो ब्रैकेट सीरीज, 5 में आ रहा तो पीफर्ड सीरीज। अपने को ये 5 ही सीरीज है, पर याद रखना जितना हायर इसमें जाएंगे उतना वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। तो सबसे हायर यही है 8 to 7, 7th वाले में आ रहा है, 7th ऑर्बिट में, बाकी में इतना हाई नहीं है। तो
तो यहाँ पे वेवलेंथ मैक्सिमम रहेगी, बाकी सब सीरीज से ज्यादा। तो ये हो गया, देखिए चलो नेक्स्ट देखिए, फोर्थ वाला फिर ब्लैंक देखिए, फोर्थ वाला, which of the following properties of nucleus does not depend on mass number। तो डेंसिटी का फॉर्मूला अपन ने लाया था 3m4 पाई r0 क्यूब, ये अपन ने सॉल्व किया है, देख लेना एक बार। और उसके नीचे लिखा भी है अपन ने कि डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी सबके लिए सभी न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट है, तो वो मास नंबर पे भी डिपेंड नहीं करेगी। तो डेंसिटी राइट आंसर है। ये है मास ऑफ ईच न्यूक्लियस, ये तो कांस्टेंट है 1.2 × 10⁻⁵, ये r0 है, रेडियस नहीं है, ये r0 है। ये वाला था ना फॉर्मूला, r r0 a⁻1/3, सॉल्व किया है, तो ये कांस्टेंट है, सभी चीजें कांस्टेंट है, तो डेंसिटी इज कांस्टेंट। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर एंड इट आल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन मास नंबर। तो बी ऑप्शन आएगा डेंसिटी। फिफ्थ वाला देखो, तो इसके बाद अपन ने ये डिराइव किया है, लेकिन देख लेना, इसके बाद हम लोगों ने एक स्टेप लिखा भी है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन सभी न्यूक्लियस की, चाहे वो हैवी न्यूक्लियस हो चाहे वो लाइटर न्यूक्लियस हो, सभी की डेंसिटी सेम कांस्टेंट, डज नॉट डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर, मींस इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास नंबर, डेंसिटी आ गई। फिफ्थ वाला देखो, if the sample of the nucleus in radioactive sample at a given time is n, यानी initially n, what will be the number at the end of 2 half lives। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल फार्मूला लगा के डायरेक्ट करना। फर्स्ट हाफ लाइफ अगर है, हाफ लाइफ मतलब जितना नंबर है उससे हाफ हो गया, ये हो गया। अब सेकेंड हाफ लाइफ में इसका हाफ कर दो, बस कर दो, n/2 का हाफ, ये तो सेकेंड लाइफ के बाद कितना बचेगा हाफ लाइफ के बाद, n/4, सिंपल है। अगर थर्ड बोला होता, जैसे थर्ड लाइफ के बाद, तो और इसका हाफ कर दे, n/8, तो थर्ड का नहीं पूछा है, तो ये न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद इसका हाफ हो गया, अब ये बचे सेकेंड लाइफ हाफ लाइफ के बाद ये, और इसका हाफ करना पड़ेगा। तो देखो उन्होंने क्या पूछा फिर से, इफ द number of nucleus in a radioactive sample at a given time is n, what will be the number at the end of 2 half lives। ये फर्स्ट हाफ लाइफ, ये सेकेंड हाफ लाइफ, पहले इसका हाफ किया फिर इसका हाफ किया, थर्ड हाफ लाइफ बोला तो, और इसका हाफ करना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आएगा अपना बी, n/4। ये फिर इन द ब्लैंक अपने कंप्लीट हो गए, देख लीजिए। तो फिर इन द ब्लैंक्स हो गया, नोट डाउन कर ले। तो फिर इन द ब्लैंक्स बेटा फोर्थ वाले में याद रखना जो मैंने बताया डेंसिटी है। रेडियस का इक्वेशन अपन लिख ही चुके हैं पहले, r r0 a⁻1/3। ये रेडियस मास नंबर पे डिपेंड करती है, मतलब हम रेडियस डिपेंड कर रही तो डेफिनेटली वॉल्यूम भी डिपेंड करेंगे, तो रेडियस हो गया, वॉल्यूम कैंसिल हो गया। अब अगर a बढ़ गया तो मास भी बढ़ जाएगा, तो सिर्फ डेंसिटी है फोर्थ वाले में जो क्या रहेगी, कांस्टेंट। कुछ कुछ बुक्स में देखेंगे तो अलग अलग दिए हैं, पर ये याद रखना, रेडियस, वॉल्यूम और मास डिपेंड्स ऑन मास नंबर, डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास नंबर, फोर्थ वाले के लिए याद रखना। अब सेकेंड वाले का हम ले रहे हैं सीधा फिफ्थ, बाकी पहले वाले हो चुके हैं आप लोग के, देख लेना एक बार। शो दैट the frequency of first line of Lyman series is equals to the difference between the limiting frequency of Lyman series and Balmer series, ठीक है। तो पहले फर्स्ट लाइन ले लेते ऑफ Lyman series, Lyman series n is equals to 1 और m is equals to 2, so 1/λ L कर देते इसको,
बेसिक फॉर्मूला पहले ही लिख लो, देखो ये लिख लेना 1/λ इज इक्वल्स टू r इन ब्रैकेट 1/n² माइनस 1/n²। ये डिराइव किया है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे r 1/n² यानी 1 माइनस 1/2² यानी 4। फॉर्मूला पहले ही लिख लेना, इसके पहले यहाँ सो 1/λl इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3/4 बचेगा इनटू r। पर अपने को फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो अगर आप लोगों को रिलेशन याद होगा c इज इक्वल्स टू न्यू इनटू वेवलेंथ, v इज इक्वल्स टू n आता है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी न्यू से डिनोट कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये वेव वाले में हो चुका है, v इज इक्वल्स टू n लैम्डा, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है। सो वी कैन राइट फ्रीक्वेंसी इज c अपॉन वेवलेंथ। समझ में? तो अब यहाँ देखो, तो 1 वेवलेंथ तो ये है, c मिसिंग है, तो यहाँ लिख लेंगे c अपॉन वेवलेंथ और ये आ गया 3r/c/4। वैसे भी c और c कैंसिल होकर ऊपर वाली स्टेप बचेंगी, मतलब ये क्या निकल गया, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट लाइन ऑफ लाइनमैन सीरीज की, तो ये निकल गया। अब अपने को निकालनी है सीरीज लिमिट लाइनमैन की और बाल्मर की, और उन दोनों का डिफरेंस निकालना है, और अपने को बताना है कि वो डिफरेंस इतना ही आएगा। तो वो करते हैं कि नोट डाउन कर लो कि ये मिटा दूंगा और ये फॉर्मूला मिटा के फिर वो जगह में करेंगे बचे हुए, ये नोट डाउन कर लो पहले। तो इधर देखो 1/λ का आंसर मिला है, c/λ बना दिया उसको, ये मल्टीप्लाई करके इधर और इधर, तो c और c कैंसिल, यही स्टेप है, c/λ मतलब फ्रीक्वेंसी, ये यहाँ से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला मिटा रहे हैं, फिर आगे का करते हैं, देख लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब देखते ये बेटा यही फॉर्मूला यूज करना है, सबके लिए कॉमन है, तो ये हटा देना, ये भी सबके लिए कॉमन यूज करना है। हाँ, अब देखो, अब ये हो गया समझो इक्वेशन नंबर 1। नाउ सीरीज लिमिट बताया लास्ट लाइन, और पहले लाइनमैन सीरीज, ठीक है। नाउ उसमें रहेगा n इज इक्वल्स टू 1 और n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। फिर कौन सा बोला है दूसरा, देखो बाल्मर सीरीज, तो ये बाल्मर सीरीज, तो बाल्मर के लिए भी सीरीज लिमिट ही है, तो बाल्मर के लिए n इज इक्वल्स टू 2 और n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। फर्स्ट वाले इक्वेशन में जो यहाँ लिखा था उसमें डाल रहे 1/λ, पर यहाँ लिख रहे इंफिनिटी, और लाइनमैन सीरीज के लिए l कर दो 1/λ इंफिनिटी l। अब वो क्लियर दिख नहीं रहा हूँ, लैम्डा ये इंफिनिटी और साथ में l, इट इज इक्वल्स टू r इन ब्रैकेट 1/1 n², और इंफिनिटी अपॉन में है तो वो 0, सो 1/λ इंफिनिटी l इज इक्वल्स टू r बचेगा पहले। अब इसको भी लिखेंगे c/λ इंफिनिटी l इज इक्वल्स टू, ये हो गया r इंटू c, यहाँ पे भी c मल्टीप्लाई करते हो, तो अब ये बन गया फ्रीक्वेंसी पर लास्ट लाइन वाले की फ्रीक्वेंसी। ये एक और इक्वेशन मिल गया। वैसे ही बाल्मर वाले के लिए सॉल्व 1/λ इंफिनिटी पर बाल्मर सीरीज के लिए है तो b कर देते, इट इज इक्वल्स टू r इन ब्रैकेट 1/2² 4 और 1/इंफिनिटी स्क्वायर यानी 0, 1/इंफिनिटी मतलब 0, तो ये 1/λ इंफिनिटी b इज इक्वल्स टू r बाय 4, ये तो 0 है। नाउ c से इसको भी मल्टीप्लाई करो, c/λ इंफिनिटी बाल्मर सीरीज के लिए r इंटू c/4, c कैंसिल, यही है, तो ये निकल गई फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी वाली लाइन के लिए बाल्मर सीरीज। तो ये सीरीज लिमिट यानी लास्ट लाइन की फ्रीक्वेंसी बाल्मर सीरीज की, ये सीरीज लिमिट लाइनमैन सीरीज की यानी लास्ट लाइन की फ्रीक्वेंसी। अब अपने को इन दोनों को माइनस करना है और इतना लाके बताना है। फिर से सुनो, क्वेश्चन क्या है, शो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइनमैन सीरीज, ये फर्स्ट लाइन ऑफ लाइनमैन सीरीज, फर्स्ट लाइन n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सीरीज लिमिट मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वो भूल जाओ एक बार। तो n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2 लेके ये सॉल्व किया, ये लाया, पर अपने को चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो इधर और इधर c से मल्टीप्लाई किया ये, और इसको लिख लिया फ्रीक्वेंसी, c/λ मतलब फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी का आंसर।
वैसे ही सीरीज लिमिट, लाइमन सीरीज की सीरीज लिमिट मतलब लास्ट लाइन, m इज इक्वल टू इंफिनिटी, n इज इक्वल टू 1, इंफिनिटी टू फर्स्ट ऑर्डर। तो ये आंसर मिला, इधर और इधर c से मल्टीप्लाई करके लास्ट लाइन की फ्रीक्वेंसी निकाल लिया लाइमन सीरीज की, ये लास्ट लाइन की फ्रीक्वेंसी बाल्मर सीरीज की, इन दोनों का डिफरेंस इतना आता क्या वो बताना है अपने, ठीक है। तो ये लिखा, उसके बाद ये लिखा, सिर्फ दोनों को माइनस करना है, तो यही कर देता नीचे, ध्यान दो, न्यू इंफिनिटी लाइमन सीरीज माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट लाइन यानी सीरीज लिमिट इंफिनिटी डाल दिया फॉर बाल्मर सीरीज, इट इज इक्वल्स टू RC माइनस RC बाय 4, इट इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3RC बाय 4, तो यह है 3RC बाय 4। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिर्फ एक लास्ट लाइन बची है, तो वो ये मिटा के लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे हम therefore from 1 and 2 infinity L minus frequency of Lyman series series limit की, frequency of Balmer series series limit की, it is equals to ये आ गया फर्स्ट लाइन ऑफ Lyman series L1 तक, ये शो दैट करने को बोला था, ये शो हो गया, ये भी सेम और ये भी सेम आया, देखो यानी ये और ये सेम है, वो ये फ्रॉम 1 एंड, वही अपने को प्रूफ करने के लिए बोला था, शो दैट था। देखो ये फ्रीक्वेंसी कैसे बनाया है, c अपॉन लैम्डा यानी फ्रीक्वेंसी, तो इधर भी दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया फ्रीक्वेंसी, ठीक। ये सीरीज लिमिट लाइमन सीरीज का, ये भी सीरीज लिमिट ही है, सीरीज लिमिट मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या फिर लास्ट लाइन, तो n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी डाला मत भूलो, लाइमन के लिए n इज इक्वल्स टू 1, बाल्मर के लिए n इज इक्वल्स टू 2, तो इन दोनों का डिफरेंस फर्स्ट लाइन के फ्रीक्वेंसी जितना आ रहा है लाइमन सीरीज के, तो वही शो दैट, देखो तो ये हटा देना, तो यहाँ पे वो डेरिवेशन खत्म हो गया, देखो शो दैट था, देखो एक बार देखा था, फिर इसको खुद लिख के देखना बेटा वापस से एक बार, नोट डाउन कर लो। सेकेंड वाले का फिफ्थ प्रॉब्लम लिया है, सेकेंड वाले का फिफ्थ प्रॉब्लम लिखा ही हो, सेकेंड वाले का फिफ्थ, तो ये पहले पूरा लिखा था, फिर ये लिखा है, फिर जगह नहीं किसी यहाँ लिखा है, तो वो भी करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, सेकेंड का फिफ्थ हो चुका है, अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं, ठीक है, बीच के एक छोड़ रहे हैं, वो ऑलरेडी नोट्स में है। डिटरमाइन द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये करने से पहले दूसरा एक बता रहा, ध्यान देना, डिराइव कर रहे द इक्वेशन फॉर एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी का इक्वेशन डिराइव करें फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, फॉर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये इक्वेशन डिराइव करना है, क्वेश्चन फिफ्थ एक बार छोड़ दो, ये नया ही क्वेश्चन है समझो, तो उन्होंने डिटरमाइन लिखा है, हमने डिराइव वर्ड किया है, डिराइव कर रहे हैं, अगर इक्वेशन मालूम होगा तभी तो आगे करेंगे ना, तो डिराइव कर रहे हैं, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ n क्या है, ऑर्बिट नंबर, यहां से सॉल्यूशन या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी लिख सकते हैं, बाकी कांस्टेंट के नाम नहीं लिखेंगे। r इज द रेडियस of the orbit, Z is the atomic number, ठीक है, यही काम आएंगे, बाकी तो कांस्टेंट है, देखते हैं। V is the linear velocity, ठीक है, तो ये लिख लिया पहले अपन ने। क्वेश्चन देख लो, अभी फिफ्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, फिफ्थ वाला छोड़ो, ये
क्वेश्चन है डिराइव द इक्वेशन फॉर एंगुलर स्पीड फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। एंगुलर वेलोसिटी का इक्वेशन निकालना है, बट अपन ने रेडियस का इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं। r इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z e स्क्वायर एंड वेलोसिटी का इक्वेशन, वेलोसिटी का v इज इक्वल्स टू e स्क्वायर z e स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0 n h। ये दोनों इक्वेशन अपन डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़ दो एक बार। ये नाउ अब इन दोनों पर से एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे देखेंगे। v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, सादा फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। क्वेश्चन सुनना फिर से क्या है, ये टेक्स्ट बुक का नहीं है, ये पुराने सिलेबस में एंगुलर वेलोसिटी का इक्वेशन डिराइव करने के लिए था। अभी अपने को टेक्स्ट बुक में एंगुलर वेलोसिटी का इक्वेशन डिराइव नहीं किया है, पर उन्होंने क्वेश्चन डाला है तो अपने को डिराइव करना पड़ेगा। तो मे भी शायद डिराइव करने के लिए भी आ जाए। तो अपन ने लिखा है डिराइव द इक्वेशन फॉर एंगुलर स्पीड फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो n ऑर्बिट नंबर, r रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, z इज एटॉमिक नंबर, v इज द लीनियर वेलोसिटी। ये इक्वेशन हम डिराइव कर चुके हैं पहले। रेडियस का वो डायरेक्ट ले लेना और ये वेलोसिटी का ये भी डायरेक्ट लीजिए। फिर हमने हमारा रिलेशन यूज किया है सर्कुलर मोशन वाला, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। v की वैल्यू डालेंगे, v की वैल्यू z e स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0 एंड h। बाकी भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं वैसे तो। m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, z इज द एटॉमिक नंबर, वो तो मेंशन ही किया, e इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये इक्वल टू आ गया r की वैल्यू डालना है, ये एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z e स्क्वायर और साथ में ओमेगा। फाइनल स्टेप है, बस अरेंज करना, कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल कर देंगे। सो ओमेगा कैन बी रिटन एज, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, देखो यहाँ पे भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा और यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा, तो मल्टीप्लाई करना है इसको इधर, पाई m z इंटू z स्क्वायर, ये e स्क्वायर यानी e रेज टू 4 अपॉन ये ट्वाइस एप्सिलॉन 0 स्क्वायर, n स्क्वायर है, ये n है, n क्यूब, और ये भी वैसे ही है तो h क्यूब। दिस इज द इक्वेशन फॉर एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो बस इतना ही करना है, 2 मार्क के लिए आएगा है तो। पर ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन नहीं है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन बाद में बताऊंगा, ये अलग से क्वेश्चन लिख लेना कि डिराइव द इक्वेशन फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर स्पीड, फ्रीक्वेंसी बाद में लिखें, एंगुलर स्पीड फॉर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये लिखना पहले, रेडियस का इक्वेशन अपने को पता है, वेलोसिटी का इक्वेशन अपन डिराइव कर चुके हैं, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा में सब्स्टिट्यूट करना और सिर्फ अरेंज करना है। ये फॉर्मूला भी अब याद रखना, एंगुलर वेलोसिटी का पाई m z स्क्वायर e रेज टू 4 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n क्यूब h क्यूब। ठीक है, क्यूब है e स्क्वायर e रेज टू पावर 4। ये लिख लो पहले, फिर आगे चलते हैं। इसमें और एक स्टेप बता था, वो भी याद रखना। नोट डाउन कर लेने, उसकी स्टेप यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ वाली स्टेप आगे इधर कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हटाई देंगे, यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे ना। ओमेगा की जगह आप लोग लिख सकते हैं 2 पाई f, जो दैट आया तो याद रखना, पाई m z स्क्वायर e रेज टू 4 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n क्यूब h क्यूब। तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी का आंसर आएगा, पाई गया ऊपर से
स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन 2 इसके साथ मल्टीप्लाई 4 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एन क्यू एच क्यू। तो अगर फ्रीक्वेंसी का निकालने के लिए बोला, अभी स्पीड का बोला है कि एंगुलर वेलोसिटी का, तो वहां तक स्पीड का बोला, चलो स्पीड का बोला तो ये कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का बोला तो ये कर रहे हैं, और टाइम पीरियड का बोला तो t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f। सो t कैन बी रिटन एज, रिवर्स लिखेंगे, एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n क्यूब h क्यूब अपॉन m z स्क्वायर e रेज टू 4। ये इक्वेशन हो गया टाइम पीरियड। शो दैट में अगर टाइम पीरियड में निकालने के बोला तो यहाँ तक करना, फ्रीक्वेंसी का बोला तो यहाँ तक करना, और एंगुलर स्पीड यानी एंगुलर वेलोसिटी का बोला तो यहाँ तक। ये नोट डाउन करो, फिर फिफ्थ वाला क्वेश्चन कंटिन्यू। तो ये लिखना है, नोट्स में नहीं है, डिराइव करने के लिए आया, तो सिंपल है, रेडियस और वेलोसिटी का इक्वेशन मालूम होना चाहिए बस। नोट डाउन कर लो, मिटाते इसको। लिख लो हाँ क्वेश्चन, डिराइव द इक्वेशन फॉर एंगुलर स्पीड फॉर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी बोला तो यहां तक करेंगे, फ्रीक्वेंसी बोला तो यहां तक, टाइम पीरियड बोला तो यहां तक, ठीक है। देखो चलो नोट डाउन, चलो इतना और देख लो, ये अभी डिराइव किया वही है, यहाँ ओमेगा ही लिखते हैं। तो ये एंगुलर वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया। तो अगर वेरिएशन कभी पूछा कि बाकी सब कांस्टेंट है n के साथ, तो याद रखो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, ठीक है। z के साथ डायरेक्ट वेरिएशन है z स्क्वायर के साथ, तो बाकी सब कांस्टेंट है बोला, ऑर्बिट नंबर बदला है खाली इलेक्ट्रॉन का, तो ऐसे रहेगा। फ्रीक्वेंसी में भी वही इनवर्स वेरिएशन आएगा, टाइम पीरियड में डायरेक्ट वेरिएशन। तो वेरिएशन कभी पूछा तो इक्वेशन अगर याद रहे, तो जैसे ये है तो आप वो वेरिएशन निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड के लिए पूछा तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, खाली ऑर्बिट नंबर बदला है, फिर ऐसे एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा होगा, ऑर्बिट नंबर चेंज हो रहा होगा, तो दोनों लिखने पड़ेंगे, z स्क्वायर n क्यूब। तो वो टाइम पे जैसा आए क्वेश्चन उसके हिसाब से फॉर्मूला अगर याद है आप लोगों को तो आप लोग कर सकेंगे। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, फिफ्थ वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन देखो, डिराइव नहीं बोला है, डिटरमाइन बोला है। डिटरमाइन बोला है तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या बोला है देखो, डिटरमाइन द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड। डिटरमाइन है, फिर से बोला, अगर डिराइव वर्ड आया है तो अभी अपन ने जो डिराइव किया है वो करना है। डिटरमाइन मतलब नंबर निकालना पड़ेगा अपने को, वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू लेंगे 1, और ग्राउंड स्टेट में है, स्टेबल ऑर्बिट है, तो ऑर्बिट नंबर भी 1, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट। सब गिवन रहेंगे, अभी तो अपन डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं, पर सभी कांस्टेंट की वैल्यू गिवन रहेगी। ओमेगा का फॉर्मूला अभी जो डिराइव किया था, पाई m z स्क्वायर e रेज टू 4 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n क्यूब h क्यूब। तो ओमेगा ये हाइड्रोजन एटम के लिए लिख रहे हैं, ये दोनों वैल्यू डाल दो पहले, पाई m e रेज टू 4, z की वैल्यू 1 कर दिए। नील्स बोर ने एक्चुअल में हाइड्रोजन एटम के लिए दिए थे, पर अपन साथ में ये ले ही गए, किसी भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ट्वाइस एप्सिलॉन 0 स्क्वायर, n की भी वैल्यू 1 है तो उसको हटाओ, और ये h क्यूब, ये फॉर्मूला बन गया। इसमें z की वैल्यू हमने 1 डाल दी है, n की वैल्यू हमने 1 डाल दी। अब खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, देखते हैं। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 3.142, मास 9.1 into 10 raised to minus 31 into charge on electron 1.6 into 10 raised to minus 19 raised to power 4 divided by 2
8.85 इंटू 10⁻⁻12 स्क्वायर इंटू h की वैल्यू कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी भी वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻34 उसका क्यूब। तो ये नंबर्स अलग कर दो पहले। 3.142 इंटू 9.1 इंटू 1.6 रेस टू पावर 4, बाकी पॉइंट लेते बाद में। ये 2 8.85 इंटू ये स्क्वायर और ये 6.63 ये उसका क्यूब इंटू अब पावर लिखेंगे, ये 19 इंटू 4 9 4 36 76 और साथ में है 31 यानी 7 तो 107। ये हो गया 10⁻⁻107। ये पॉइंट कलेक्ट कर लिया। अब दूसरे पॉइंट कलेक्ट करते हैं। देखो ये वाले, ये 34 इंटू 3 12 10 और ये 24 2 से मल्टीप्लाई, ये 6 ये 126 तो 10⁻⁻126। ठीक है, अब पहले देखो इसमें गड़बड़ नहीं करना। लॉग कैसे लेंगे, पहले इसका लॉग लेंगे, इसका लॉग लेंगे, इसका लॉग लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करना। फिर ये हो गया कि इसका और मल्टीप्लिकेशन के बाद इसका जो लॉग आएगा वो तीनों को ऐड करो, एंटी लॉग लेके पहले इसका आंसर लिख लेना। ठीक है, फिर इसका लॉग 2 से मल्टीप्लाई, इसका लॉग 3 से मल्टीप्लाई और 2 का लॉग, इन तीनों का लॉग जो भी आएगा वो ऐड करके हैंड लॉग लिखना। साथ में ये बचेगा ऊपर जाके 90। तो इनका आंसर निकालो पहले, देखो क्या आता है। इसका आएगा 1.874 इंटू 10⁻², इसका ऊपर वाले। ठीक है, और नीचे वाले का आएगा 4.563 इंटू 10⁻⁴। तो ये देखो, ठीक है। तो इन तीनों का लॉग, यानी इसका लॉग देखना 4 से मल्टीप्लाई, इसका लॉग उसमें ऐड करना, इसका भी लॉग ऐड करना और एंटी लॉग लेंगे तो ये आंसर आएगा। फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट जो भी था वो पावर में लिख दिया। इसका लॉग 3 से मल्टीप्लाई, इसका लॉग 2 से मल्टीप्लाई, दोनों के लॉग ऐड और उसमें 2 का भी लॉग ऐड करना। फिर एंटी लॉग लेंगे तो ये न्यूमरेटर को ग्रेटर बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 18.74 डिवाइडेड बाय 4.563 इंटू 10⁻², एक पॉइंट इधर शिफ्ट किया तो ये 1, नीचे है 10⁻⁴ वैसे के वैसे, और ये इंटू 10⁻⁻19। ये बचेगा 3, ऊपर जाके माइनस इंटू 10⁻16। अब इन दोनों को लॉग से आप सॉल्व कर सकते हो। भाई नहीं करना सबको एक साथ में करने की, न्यूमरेटर अलग कर लो, डिनोमिनेटर अलग कर लो, पहले उनकी वैल्यूज लिख लो, फिर ये अरेंज करने के बाद जो आंसर आया है फिर उसका लॉग फिर से देखना पड़ेगा। तो वो आंसर आएगा 4.106 और ये इंटू 10⁻16, ये 1 है, ये 20 हो गया, ये 4 पर जाके माइनस यानी 60 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। देखिए तो वहां डिराइव वर्ड यूज नहीं किया, डिराइव वर्ड यूज किया होता तो अपन डिराइव किए जैसे पहले किया, या डिटरमाइन बोला है मतलब वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देख लो ये इक्वेशन एंगुलर वेलोसिटी का जनरलाइज, उसमें z की वैल्यू 1 डाला क्योंकि हाइड्रोजन दिया है, और ग्राउंड स्टेट यानी इलेक्ट्रॉन एक ही है, फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा। तो z की वैल्यू 1 और n की भी वैल्यू 1, तो उनको हटाने के बाद ये बचा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना। देख लो फिफ्थ वाला, लॉग खुद करके देखना बेटा। तो न्यूमरेटर का आंसर फिर से देख लो, इन सबको अगर आप सॉल्व करेंगे
तीनों को लॉग से एंटी लॉग लेने के बाद ये आंसर बचेगा 10⁻² आया सब में, और इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर बचेगा। फिर अरेंज कर लिए, पॉइंट शिफ्ट हो गए, न्यूमरेटर को ग्रेटर किया, इसके बाद वाले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। फिर से बोला, एक बार आपने वीडियोस है वो भी देख लेना, नोट्स दिया है, नोट्स में से भी पढ़ लेना और फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे। देखो